एक साथ प्रेयर करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखंडं मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रब योर पाम। अपनी हस्तमुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपनी हस्तमुद्राओं को नेत्र पे रखकर गुरु के लिए अपने नेत्र को। हरिओम। थैंक यू। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक समझ में नहीं आया है? मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, आपको नहीं समझ में आया। और कोई? मैम लास्ट 2-3 क्लासेस मिस हो गई थी, वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है ना, जो 5 स्टेप प्रोसेस मैं बताई हूँ आपको, ठीक है, उस प्रोसेस को ही फॉलो कीजिए। अभी हमें फिर से एक बार पढ़ना है क्योंकि थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है हमारी अभी, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए बता दी थी कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ना ये सब प्रैक्टिस हो नहीं पाता है, फिर आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो 5 स्टेप प्रोसेस कैसे कैसे था? पहला क्या था स्टेप? पहला स्टेप क्या था? Mean. You have to calculate the mean. ओके। Then subtract each whatever the score given Okay. with the mean. Okay. You get the summation. Okay. Then next after that standard deviation square, then square root. Okay. Standard deviation square then mean. After taking the square, you have to calculate the mean. Mean. When you calculate the mean, it is your mean is your variance. Mean is the variance. Yeah. Variance. And when we square root the variance, it is when you square root the variance, it is square root standard deviation. तो ये 5 रूल्स आपको याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस 5 रूल्स। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो आप समझिए। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं उसमें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये 5 स्टेप्स में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम। कोई हो यहाँ पे? एक नहीं, किसी को है तो बताइए आप मुझे। मैम इसमें अगर if values are not repeated, I just wanted to ask that when we are calculating the median, I think see the repeated values which are वो median होता है ना, repeated values से तो नहीं, मोड होता है। हाँ, मोड हाँ। if there are no repeated values तो like mode most frequently occurred value is the mode, right? Most frequent occurred value is mode. So if there is no, all are of same frequency, all are of same frequency, तभी means mode क्या होगा? मैं देखिए अभी आपको वही बता रही हूँ कि अभी हमें एक बार इसको फिर से पढ़ना है। अभी हमने थ्योरी नहीं कंप्लीट की है। मैं बस इतना ही पूछना चाह रही हूँ कि मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन के 5 स्टेप्स प्रोसेस बताए हैं उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी से स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकल रहा हो या होमवर्क नहीं बना हो? कोई भी है? अभी किसने कहा था मुझे नहीं समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन? अच्छा, आपने बोला था। तो सामी जी आप ना ये 5 स्टेप प्रोसेस समझ में आ गया आपको कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? जो मीन जो स्क्वायर वाला जो आगे के तीनों 5 स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, तो आप अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे हैं उस पे काम कीजिए। कुछ सम आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, वेरिएंस निकालने का। जेड स्कोर बाकी है अभी, मैंने उसका अभी आपको मतलब अभी मैं आपको कंप्लीट नहीं की हूँ उसको, ठीक है। तो इसको अभी हमें स्टैट्स को अभी फिर से पढ़ना है एक बार, बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि एग्जाम के समय ना इकट्ठा आपके पास सब कुछ आ जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में ही पेपर है ना शायद आप लोग का, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी आपको बता दें कि आके आप अपने प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहिए। प्रैक्टिस में आपको दिक्कत नहीं आए, इसको फिर से पढ़ना है। अभी रिसर्च में बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रिसर्च हमारा,
ठीक है, तो जैसे एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे फिर हम स्टार्ट से फिर से आना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी जो 5 स्टेप्स है वो याद रखिए कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है सभी जी, ओके। ठीक है। और बाकी आज मैं टेस्ट लूंगी लास्ट क्लास में। अभी हम रिलायबिलिटी पढ़ लेते हैं कि रिलायबिलिटी होता है। वैलिडिटी क्या था, व्हाट इज वैलिडिटी, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। वैलिडिटी क्या है? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल It's a measure of the authenticity. ऑथेंटिसिटी, मेजरमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो जो भी आपके 4 वैलिडिटी हमने पढ़ा, तो वो जो है आपके मेजरमेंट को ऑथेंटिसिटी ऑफ द मेजरमेंट है। लेकिन रिलायबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि उस रिसर्च को हम कितनी बार भी करें, ठीक है, 100 टाइम्स करें, 50 टाइम्स करें। और देखिए ये सब प्रोसेस जो होती है ना, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब आपका स्टैट्स के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि 100 टाइम्स करें, तो 100 टाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक रिसर्च को कोई एक रिसर्चर ही करेगा, है ना। तो ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप अपने रिसर्च को कितनी बार भी करें, आपके रिजल्ट में जो है आप में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, मतलब एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए। मैं फिर से अपना पुराना एग्जाम्पल ही लेती हूँ, कोविड का ही। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब तक आपके रिसर्च में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है, आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, ठीक है, 10 बार करें, 50 बार करें, 1000 बार करें, ठीक है, हमारी रिजल्ट में कंसिस्टेंसी, एक ही रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 बार किया तो एक रिजल्ट आया, फिर 11वां बार में कुछ और आ गया। ठीक है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जितनी बार भी हम उसको जो है जितनी बार भी हम उसके रिजल्ट को देखते हैं, उसका रिजल्ट जो है सेम होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च जो है रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबल रिसर्च कहलाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर एक वर्ड में आप बोला जाए कि रिलायबिलिटी क्या है, तो इट इज अ कंसिस्टेंसी ऑफ योर रिसर्च, कि आप कितनी बार भी अपने रिसर्च को करें, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके रिजल्ट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग यूजीसी नेट का ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन अपने रूटीन पे रहे, तीसरे दिन अपने रूटीन पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी नहीं है। यूजीसी नेट की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी नहीं। आपको कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि आप जो रूटीन रोज फॉलो कर रहे हैं अपने नेट के पढ़ाई के लिए, चाहे 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो डेली होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन तो खूब अच्छे से पढ़ लिए, रूटीन फॉलो कर लिए, चौथे दिन भूल गए, या 5वें दिन कोई काम याद आ गया, तो उसको हम आपके पढ़ाई की कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे। उसी तरह हमारी रिसर्च में जो हम कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अपने रिजल्ट को हम कितनी बार भी देखें, कितने तरह की तरीके से देखें, हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 बार सेम आया और एक बार नहीं आया तो नहीं, तो फिर हमारा रिसर्च जो है रिलायबल नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब एक वर्ड में समझिएगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखिए उसमें था ऑथेंटिसिटी। ठीक है, जब आप वैलिडिटी पढ़ रहे थे तो उसमें था कि मेजरमेंट की ऑथेंटिसिटी कितनी है। इसकी क्या है कि मेजरमेंट की आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसको हम रेगुलर करते हैं, रेगुलरली हम अपने रिजल्ट को चेक कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट जो है सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो रिलायबिलिटी है वो रिसर्च का नहीं है। ठीक है, तो मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, और वहां पे था वैलिडिटी में मेजर ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो ऑथेंटिसिटी किस पे था, आपका असेसमेंट टूल वगैरह जो आप यूज कर रहे थे, है ना, स्टैट्स जो आप यूज कर रहे थे, उन सब चीज की ऑथेंटिसिटी थी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, जितने भी टाइप्स होंगे वहां पे हम कंसिस्टेंसी ही फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब रिलायबिलिटी के टाइप्स कितने हैं? रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इतना जान लीजिए कि रिलायबिलिटी होता क्या है। रिलायबिलिटी से कम ही क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ही क्वेश्चंस आते हैं आपके किसी रिलेटेड में, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है ये, तो हम लोग को पढ़ना है इसको, ठीक है। तो अब रिलायबिलिटी भी आपके फोर टाइप्स की है। एक है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिसको हम क्रॉम्बेक अल्फा भी बोलते हैं। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड मिलेगा आपको वहां पे, ठीक है। इंटररेटर रिलायबिलिटी। रिसर्च पेपर कोई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के बाद? हाँ मैम, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थोड़ा हैं। थोड़ा, कोई बात नहीं, एक दिन में टारगेट मत रखिए, एक पेपर को आप 5 दिन में पढ़िए, लेकिन 15-20 मिनट रिसर्च को डेली दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम के समय कोई मतलब क्या बोलूं, चमत्कार नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई मैजिक नहीं हो जाएगा आपके साथ। तो इसीलिए रिसर्च को आप लोग डेली कम से कम 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, जितना भी आपसे हो सकता है अपना रूटीन बना करके डेली पढ़िए, डेली। और लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा तो ये सारी वर्ड्स आपके सामने आएगी, तो अपने आप समझ में भी आता जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी दैट इज क्रॉम्बेक अल्फा, और इंटररेटर रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में। अब देखिए कोरिलेशन का मतलब पता है ना आप लोग को क्या होता है? मैं बताई हूं आपको। कोरिलेशन क्या होता है इसका मतलब? कोरिलेशन रिसर्च में पढ़ाई हूं आपको, क्या होता है इसका मतलब? रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, तो उनमें किस तरह से एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे होता है, दूसरे का इन्फ्लुएंस उस पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, या इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है आपका, यानी तो ये कोरिलेशन आपका जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो कोरिलेशन होगा। जैसे मैं आपको कोविड का एग्जांपल दी थी कि जब जब कोविड बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या घटा। अगर मुझे 2 वेरिएबल लेना है, एक मेरा वेरिएबल कोविड है, बड़ा। एक वेरिएबल, हाँ, तो जब जब कोविड बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, है ना। तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब कि दोनों एक साथ बढ़ रहा है, दोनों एक साथ घट रहा है, ठीक है। जब 2 वेरिएबल एक साथ जो है बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और एक साथ घटता है तो भी वो, मतलब जब साथ साथ चलता है दो वेरिएबल तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और जब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो उसको हम निगेटिव बोलते हैं। और जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हमने देखा कि बिल्ली ने रास्ता काटा हमारा, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा आपको कि हम कहीं 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 जा रहे हैं। मान लीजिए इससे हम निकाले कि जितनी बार भी मैं गई, जितनी बार बिल्ली ने रास्ता काटा उतनी बार कुछ इंसिडेंस हो गया। तो अगर हम इसमें निकालते तो ये हमारा जीरो कोरिलेशन हो गया। मतलब जब 2 वेरिएबल एक साथ बढ़ता है और एक साथ घटता है तो पॉजिटिव हो गया, जब एक घटता है और एक बढ़ता है, ठीक है, तो ये जो है निगेटिव हो गया। और जब कोई रिलेशन नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में तो ये जीरो कोरिलेशन हो गया, ठीक है। इसको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में कितनी एसोसिएशन है, कितने एसोसिएटेड है, ठीक है, इसलिए इसको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। measurement is done twice and called correlation between those two measurements, that is test retest reliability. During the test retest period it is assumed that no change has happened to the subject. Duration between test and retest is decided based on the stability of construct, state और trait constant. अब बताइए construct क्या होता है? मैं पढ़ाई हुई हूँ आपको। क्या होता है construct? वैलिडिटी में पढ़ा था क्या हमने? वैलिडिटी में जो पार्ट्स में है उसको सब एक करके एक बनाना, वो कंस्ट्रक्ट। it is unseen variable that cannot be directly measured.
वेरी गुड, दिस इज, देखिए पीछे का रिवाइज कीजिए, अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो हम, मैं बार बार कह रही हूँ, आगे की क्लास नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये जबकि मेरा पिछले क्लास का ही पढ़ाया हुआ है, रिसेंटली पढ़ा हुआ सब ये है, पिछले क्लास में बताई थी ना आपको, बहुत अच्छे से समझाई थी मैं ये चीज आपको। वैलिडिटी में भी वो ये वर्ड आया था हमारे पास, है ना। तो आपने रिवीजन, वो एंजाइटी डिप्रेशन उसमें एक्सप्लेन बिल्कुल किया। बिल्कुल, जो अनसीन वेरिएबल होता है, जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है, जिसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता है, उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं ना, हाँ, कांस्टेंट वैलिडिटी, है ना। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है, हमने पढ़ाई किया हुआ है। तो ये सब, ये अब सीधे आपका डायरेक्ट वर्ड आएगा तो फिर अब आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ये पूरा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको ये सब तो इसीलिए जो पीछे की क्लास है 15 मिनट डेली एक बार देख लीजिए, बुक नहीं है बिल्कुल, पीपीटी छोटे छोटे वर्ड्स में टू द पॉइंट लिखा हुआ है। बस आपको डेली एक बार जो है ना, जब भी आप रिवीजन करते हो, एक 15 मिनट का टाइम बना दे लीजिए कि 24 आवर्स में हमें 15 मिनट्स जो है रिसर्च को देना है। 15 मिनट्स काफी है आपके लिए, बस एक बार गो थ्रू हो जाइए जो हमने पढ़ाई की है, ठीक है। नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट पे ना समझ में नहीं आएगा आपको फिर ये चीज, ठीक है। तो डेली पढ़ना है रिसर्च, एवरी डे 15 टू 20 मिनट्स। अगर 15 मिनट्स में नहीं हो रहा है तो ज्यादा टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन जो है आपको डेली पढ़ना है रिसर्च, ठीक है। टेस्ट रिसर्च reliability measurement is done twice and correlation between those two measurement। देखिए एक ही टेस्ट को जो हम बार बार मतलब यहाँ पे देखिए टेस्ट रिटेस्ट का मतलब होता है कि एक बार टेस्ट हुआ, दूसरा बार रिटेस्ट हुआ, मतलब एक ही टेस्ट को जब हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है जब एक ही टेस्ट के रिजल्ट को हम बार बार कर रहे हैं एक ही को, मतलब जब हम इसको, मैंने कहा ना कि देखिए ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे ये मत एज्यूम कीजिएगा कि यहाँ कोई रिसर्चर बैठ के कर रहा है। अगर 100 टाइम्स भी जो है हम अपने ही टेस्ट को बार बार उसको जो है टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू सेम आ रहा है, तो उसको हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एक ही टेस्ट को जब हम बार बार कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। मैंने कहा ना कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, की एक ही चीज को आप बार बार कर रहे हैं, करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इस टेस्ट को करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सारे चीज में हो एक ही चीज रहा है कि आपका जो रिजल्ट है उसको बार बार टेस्ट किया जाता है आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी निकालने के लिए। वो टेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। जैसे पहला हमारा टेस्ट रिटेस्ट है, एक ही टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं। मेजरमेंट इज डन ट्वाइस एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज टू मेजरमेंट इज योर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अब हम कभी भी रिलायबिलिटी कहाँ होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जब भी बनता है तो हमारा दो वेरिएबल्स के बीच में बनता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसी दो वेरिएबल्स का हम लोग रिलेशन निकालते हैं, एक बार निकाले, फिर से निकाले, फिर से निकाले, और वो रिलेशन बार बार सेम आ रहा है। जैसे मान लीजिए योगा और अर्थराइटिस, ये दो वेरिएबल है आपके, योगा और अर्थराइटिस। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट मेजरमेंट में योगा का असर था अर्थराइटिस पे, हमने उसको फिर से नापा, ठीक है, फिर से सेम आया, फिर से किया, फिर से सेम आया, ठीक है। तो यही हमारा जो है, मतलब जो रिजल्ट है हमारा कि योगा का सिग्निफिकेंस वैल्यू रहा हमारे सैंपल्स पे, तो यही हमारा बार बार हम इसको कर रहे हैं, तो यही हमारा जो है, और बार बार पॉजिटिव रिजल्ट ही सिग्निफिकेंस वैल्यू ही दिखा रहा है, तो यही हमारा टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हुआ, ठीक है। कि एक ही टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा जो है सेम आ रहा है। इट मीन्स कि जो वो हमारा रिसर्च है वो रिलायबल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत, मतलब मैंने बहुत रेयर क्वेश्चन देखा है कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी से पूछते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए जो है रिलायबिलिटी क्या होता है इसको ध्यान में रखिएगा। रिलायबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं आपके, टाइप्स का उतना नहीं आता, लेकिन रिलायबिलिटी से आता है क्वेश्चन। मैम रिसर्च में कितना मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आते हैं क्या?
10 नंबर का होता है ना, तो 5 क्वेश्चंस होते होंगे आपके। ओके ओके। हाँ हाँ, 10 मार्क्स में डिवाइड है ना आपका ये, हाँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस है। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि रिसर्च का क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बाकी सब तो देखिए जैसे आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी आप खुद स्टूडेंट हैं, आप खुद सिस्टम भी चला रहे हैं, आपको पता है कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो है रिसर्च आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट हो जाता है, या ठीक है। तो इसको बहुत ही, हाँ इसको बहुत ही आपको, और बाकी अगर आपको इन फ्यूचर भी अगर काम आएगा तो आपका रिसर्च ही काम आएगा। हाँ आपको इन फ्यूचर हायर एजुकेशन के लिए जाना है आफ्टर मास्टर्स, और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या प्रोफेसरशिप में जाना है, टीचिंग में जाना है, तो आपको रिसर्च करना ही होगा, है ना। तो ठीक है, चलिए फिर ये दूसरा है हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। आइटम्स इन अ क्वेश्चनेयर आर स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स एंड कोरिलेशन बिटवीन दोज 2 हाफ्स, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। Since the whole rational क्या है, since the whole questionnaire is assessing one construct, items in the tool should correlate among themselves। अब देखिए क्या है कि इसमें जो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में, आपको मैंने अभी तक क्वेश्चनेयर नहीं दिखाया ना, जैसे एंजाइटी का क्वेश्चनेयर होता है, डिप्रेशन का क्वेश्चनेयर होता है। नहीं मैम, नहीं दिखाया। नहीं दिखाई हूं ना मैं। तो क्वेश्चनेयर में क्या होता है ना कि देखिए आपका जो कॉन्स्ट्रक्ट, जैसे कि मान लीजिए उसमें एक ही देखिए असेसिंग मतलब जो भी एक क्वेश्चनेयर में आपका जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं मान लीजिए, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए कि एंजाइटी का मैंने क्वेश्चन लिया है, तो वो कंस्ट्रक्ट तो एक ही नाप रहा है ना, क्वेश्चंस 10 है आपके पास, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपका एंजाइटी नापना। तो यहाँ पे लिखा है कि सिंस द होल क्वेश्चनेयर इज असेसिंग वन कॉन्स्टेंट, जैसे कि एंजाइटी का क्वेश्चनेयर मैंने आपको दिया, उसमें 10 क्वेश्चन भरने थे, ठीक है। तो आपने 10 क्वेश्चन तो भरा, लेकिन वो नाप क्या रहा है आपका, एंजाइटी नाप रहा है, वो सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। आइटम्स इन दैट टूल शुड कोरिलेट अमंग देमसेल्फ। तो अब जो 10 क्वेश्चंस है, तो उसका कोरिलेशन किसके साथ होगा, जो 10 क्वेश्चंस दिए हुए आपके, वो आपका एंजाइटी ही नाप रहा है, लेकिन उसका कोरिलेशन किसके साथ होगा, स्ट्रेस से होगा ना, एंजाइटी स्ट्रेस से। एंजाइटी से होगा ना। क्वेश्चंस आपके पास 10 है, आपने 10 क्वेश्चन भरा, लेकिन 10 का कोरिलेशन, हाँ 10 क्वेश्चन का जो कोरिलेशन है, उसमें जो रिलेशन है वो किसके साथ है, एंजाइटी के साथ है ना। तो इसमें कह रहा है कि आइटम्स इन द क्वेश्चनेयर आर स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स। जैसे कि मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चनेयर है, मतलब सॉरी 10 क्वेश्चन है आपके एंजाइटी के क्वेश्चन में, क्वेश्चनेयर में 10 क्वेश्चन है, तो उसको हमने क्या किया कि 2 हाफ में बांट दिया, 5 + 5, ठीक है, ऊपर का 5 नीचे का 5 ले लीजिए, एंड कोरिलेशन दोज 2 हाफ्स, ठीक है। और जो 2 हाफ हमने बनाया, 5 क्वेश्चन के दो हाफ जो बनाया, तो उसमें जो है हम कोरिलेट कर रहे हैं, बार बार करके देख रहे हैं कि क्या ये एंजाइटी का ही तो मतलब ये जो इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। अब 10 क्वेश्चन एंजाइटी के हैं, ठीक है, तो उसमें जो एंजाइटी के जो क्वेश्चनियर है आपके, उसमें क्या होगा, उसमें तो जो भी है क्वेश्चंस, वो तो एंजाइटी से रिलेटेड ही है। तो उसमें क्या किया गया कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, मतलब आधा इनको बांट दिया, 5 + 5 हो गया मतलब, और उसमें फिर उसमें रिलायबिलिटी निकाला जा रहा है कि उससे उसका मतलब एंजाइटी का कोई कोरिलेशन है या नहीं है। इसीलिए इसको स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कहते हैं कि आइटम्स इन अ क्वेश्चनेयर के आइटम्स को 2 हाफ में बांट करके, और उसके बाद बार बार उसका जो है हम रिलायबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये एंजाइटी से कोई रिलेशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि ऐसे ही दे दिया गया हो, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप एंजाइटी का भी, आप लोगों ने किसी ने सर्च किया था उस दिन क्या, मैंने कहा था ना कि सर्च कीजिएगा कि एंजाइटी के ही क्वेश्चनेयर्स होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स के ऑप्शन होंगे, बहुत सारे रिसर्चर ने डेवलप किया है क्वेश्चनेयर, है ना। तो एक बार आजकल करके देखिएगा कि जितने भी स्किल्स हैं एंजाइटी के, कितने सारे स्किल्स हैं, एक एज ग्रुप का कीवर्ड बनाइएगा आप लोग, ठीक है,
और उसके बाद फिर एंजाइटी स्केल्स लिखिएगा या एंजाइटी क्वेश्चनेयर्स एज ग्रुप के हिसाब से। तो आप देखिएगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो उस ये जितने भी क्वेश्चनेयर है उसमें यही रिलायबिलिटी लगता है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मैक्सिमम में, कि जो क्वेश्चंस है उसके साथ कोई कोरिलेशन है कि नहीं उन क्वेश्चंस का। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिसर्चर ने ऐसे ही दे दिया है, एंजाइटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें ऑप्शन डाला हुआ है। तो जो भी हम क्वेश्चनेयर नापने का बनाते हैं या जो भी चीज पे रिसर्च होता है उसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी लिख दिया और वो रिसर्च हो गया, ठीक है। तो ये सब ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी यही सब निकाल के देखते हैं कि आपका रिसर्च जो है कितना अच्छा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जैसे क्वेश्चनेयर का जब भी होगा तो हम लोग जो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के थ्रू ही होता है। और क्वेश्चनेयर को देखते हैं, मैं होगा तो क्वेश्चनेयर भी अभी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। एक बार रिलायबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसमें जब भी आप देखेंगे कि जो भी किसी रिसर्चर ने अगर कोई स्केल डेवलपमेंट किया है तो स्केल डेवलप में आप देखिएगा उनके पेपर में लिखा होगा कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कितना आया उनका, ठीक है। तो इसको 2 हाफ में बांट करके और हर क्वेश्चन को एंजाइटी से जो है कोरिलेट किया जाता है और देखा जाता है कि दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है क्वेश्चंस और एंजाइटी के इसमें, कि ऐसे ही 10 क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि जो भी 10 क्वेश्चन होंगे वो तो एंजाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है इसमें। अब देखिए ये बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है ये क्रॉम्बेक अल्फा। क्रॉम्बेक अल्फा आपको अधिकतर पेपर में मिलेगा। क्रॉम्बेक अल्फा है क्या देखते हैं अभी, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं इसको। और इसको मतलब पेपर में आपके जब भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो क्रॉम्बेक अल्फा ज्यादा मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो दोनों सेम चीज है, चाहे वो वहां पे इंटरनल कंसिस्टेंसी हो या क्रॉम्बेक अल्फा हो। Performing split half in different ways and then calculate one representative value, that is Cronbach alpha. It is considered better than split half reliability. Alpha value ranges from 0 to 1. अब देखिए जब आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है तो जब भी आप अपने रिसर्च का डेटा देते हैं और ये क्रॉम्बेक अल्फा जो है आपके सिस्टम के थ्रू आता है, ठीक है। हम अपने डेटा को, जो भी हमारा डेटा आया है, हम अपने डेटा को सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डालते हैं, चाहे SPSS हो, चाहे वो आपका R हो, चाहे जमोबी हो, जो भी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें जब हम क्रॉम्बेक अल्फा निकालते हैं तो ये आता है आपका 0.90, 0.80। तो इसमें क्या है कि अगर आपका 0.90 आता है तो आपका रिलायबिलिटी जो क्रॉम्बेक अल्फा है वो एक्सीलेंट हो गया। अगर आपका 0.80 आता है तो वेरी गुड। तो इस तरह से जो है ना आपका वैल्यू होता है क्रॉम्बेक अल्फा का। आप देखिएगा किसी भी पेपर में आपको दिखेगा, बहुत सारे पेपर में क्रॉम्बेक अल्फा का वैल्यू दिया होता है, ठीक है, कि क्रॉम्बेक अल्फा कितना है उसका। तो इसको करते कैसे, इसको करते कैसे है, परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वेज देन कैलकुलेटिंग वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब क्या है कि आपके पास YouTube वीडियो में देखिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि क्रॉम्बेक अल्फा, जैसे कि मैंने कहा था कि स्प्लिट हाफ में 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चंस का मैं आपको एग्जांपल दी थी तो 5+5 बोली थी कि 5+5 को हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर हर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एंजाइटी से कोरिलेट करता है या नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लिट हाफ को जो है डिफरेंट वेज में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे जो है आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन से मान लीजिए, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस को क्या होता है कि स्प्लिट हाफ में तो 3-3 में डिवाइड हुआ था, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन 6 है तो स्प्लिट हाफ में जो है हमने 3-3 में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत तरीके से देखते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है हो सकता है कि इसको हो सकता है कि 2 ले, फिर से जो है यहाँ पे 4 ले ले,
ठीक है। या हो सकता है कि पहले जो है इन्होंने 3 लिया तो स्प्लिट हाफ हो गया, तो पहले इन्होंने 4 फिर 2 फिर जो है 1 प्लस फिर 5, मतलब डिफरेंट वे में, मतलब यहाँ पे स्प्लिट हाफ में क्या था कि 50+50 में देखते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट वेज में किसी भी तरह से जो है क्रॉम्बेक अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, जो है आपका जो इसके क्वेश्चंस है उसको कोरिलेट करने के लिए। रेंजेस वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, मैनुअल नहीं होता है आपका। तो ये बेटर है कि एक बार आप देखिए क्रॉम्बेक अल्फा यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा कि हाउ टू कैलकुलेट क्रॉम्बेक अल्फा। उसमें बहुत अच्छे से आपको वीडियो में समझाया गया है, बहुत सारे वीडियो में है उसमें समझाया हुआ, ठीक है, कि मतलब कैसे होता है रियल में जो है वो कैसे करते हैं। उसमें एक का भी देखेंगे तो आपको इसका सारा का समझ में आ जाएगा, ठीक है। अल्फा वैल्यू निकलता है, वही मैंने कहा कि 0 से 1 तक निकलता है, इसमें एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, जो भी आपका वैल्यू है क्रॉम्बेक अल्फा निकालने के बाद, ठीक है। Ma'am, हाँ? what you said to watch some video, which video? जस्ट टाइप हाउ टू कैलकुलेट क्रॉम्बेक अल्फा और इंटरनल कंसिस्टेंसी। एक बार आप ये वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझा करके बताया गया है कि क्रॉम्बेक अल्फा कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ। वो फिगर से समझाया गया है यहाँ, क्योंकि मैं फिगर नहीं मतलब Okay. वीडियो नहीं यूज कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, Okay, ma'am. ठीक है। ऐसे बस स्प्लिट हाफ से बेटर है ये, क्यों बेटर है कि स्प्लिट हाफ में हमें सिर्फ हाफ करने का जो है ये रहता था, ऑप्शन रहता था। लेकिन इसमें क्या है कि हम किसी भी तरह जो है उसको हाफ कर करके जो है हम जो है कोरिलेट कर सकते हैं। उसमें हमारा ऑप्शन था कि हम 50+50 को ही करते थे। स्प्लिट हाफ का क्या मतलब था कि 10 क्वेश्चन है तो 5+5 में डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन जब हम क्रॉम्बेक अल्फा निकालते हैं तो क्रॉम्बेक अल्फा में हमारे पास और भी तरह से ऑप्शन होता है, जैसे 2 या 4 में बांट दिए, यानी तो 3 में बांट, मतलब कि जो भी हो ये सिस्टम खुद ही जो है अपने से ये ले लेता है इसको, ठीक है। और सिस्टम निकाल के आपको वैल्यू दे देता है, अल्फा वैल्यू आता है। अगर आपका जो है जैसे कि 0.550 आया तो पुअर दे दिया, इसका मतलब कि उस रिसर्च की या जो वो आपका ये जो क्वेश्चनियर है उसका जो मेजरमेंट है वो बहुत पुअर है, तो वहां पे आपको पेपर में सिर्फ ये मेजरमेंट दिया होगा। ये आपको खुद से याद रखना है कि इस मेजरमेंट पे उस पेपर की रिलायबिलिटी कैसी है, ठीक है। जैसे 90 से शुरू हुआ है, ठीक है, तो हर 10 का इसका इंटरवल है, 90 से 80 से 70। तो ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ इतना दिया होगा कि इसकी क्रॉम्बेक अल्फा जो है अल्फा वैल्यू जो है 0.990 है, तो 0.90 है तो इसका मतलब ये एक्सीलेंट है, ठीक है। ग्रेटर देन ये है तो ये एक्सीलेंट है, तो उसमें जो है आपको ये वैल्यू याद रखना होगा। ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, ये वैल्यूज वगैरह नहीं आता, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि क्रॉम्बेक अल्फा स्प्लिट हाफ से बेटर क्यों है, क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से इसको हाफ करके हम कोरिलेशन निकालते हैं क्वेश्चनियर में, ठीक है। देखिए अगर आपको जो है सीवी इंटर रेटर रिलायबिलिटी, अब देखिए ये क्या है ना कि जब आप योगा मॉड्यूल बनाते हैं तो योगा मॉड्यूल में हम जो रिलायबिलिटी यूज करते हैं वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी ही होता है, ठीक है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ कंसेंसस अमंग द डिफरेंट रेटर यूज टू वैलिडिटी न्यू टूल बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन लॉसी कॉन्टैक्ट वैलिडिटी रेशियो, दैट इज CVR इज अ मेजर ऑफ इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब क्या होता है कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी में आपको जब आप कोई मॉड्यूल बनाते हैं ना, तो मॉड्यूल हम कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कल को आपको योगा मॉड्यूल बनाना है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे मॉड्यूल नहीं बना हुआ है, या आपको लगता है कि उसको अगर हम उस मॉड्यूल में ऐड करते हैं तो वो मॉड्यूल और ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जब भी हम योगा मॉड्यूल पे काम करते हैं, जैसे आप लोग ने कौन सा टॉपिक लिया था? अर्थराइटिस ही, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग में से बहुत सारे लोग अर्थराइटिस पे योगा मॉड्यूल बनाना चाहते होंगे, ठीक है, कि हम एक मॉड्यूल बनाए और अर्थराइटिस के पेशेंट अगर ये योगा मॉड्यूल फॉलो करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा होगा, उनके अर्थराइटिस पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। तो जब हम इस तरह के मॉड्यूल का जब रिलायबिलिटी निकालते हैं अपने रिसर्च में, तो उसको इंटर रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो इसको करते कैसे हैं?
अब जैसे कि मान लीजिए कि मॉड्यूल बनाने में सबसे पहले जो आप करते हैं वो करते हैं डेवलपमेंट का काम। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने जो है जो योगा मॉड्यूल बनाया उसमें आपने मॉड्यूल में क्या क्या आपको रखना है, कौन कौन सा आसन रखना है, कौन सा प्राणायाम रखना है, ठीक है, कौन सा मेडिटेशन टेक्निक रखना है, ये सारी चीजों का आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें एक जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि आप ये रखना क्यों चाहते हैं। अर्थराइटिस के लिए ये कहाँ लिखा हुआ है, लिटरेचर रिव्यू में लिखा हुआ है कि एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू में कहीं पे लिखा हुआ है कि ये अर्थराइटिस में इससे बहुत आराम होता है, ठीक है। तो हम पहले डेवलपमेंट फेज में होते हैं, पहले हम पूरा मॉड्यूल तैयार करते हैं, उसमें जो है उस मॉड्यूल का फोटो लगाते हैं, कितने मिनट उस मॉड्यूल को देना, मतलब उस मॉड्यूल में कितने मिनट आसन देना है, कितना मिनट आपको एक पार्टिकुलर टाइमिंग भी देखना होगा कि आप कितने कितने घंटे का बना रहे हैं, आधे घंटे का बना रहे हैं, 45 मिनट्स का बना रहे हैं, आपका मॉड्यूल कितने आवर्स का है, ठीक है। तो वो सारा देख देख करके उसके बाद फिर हम अपना मॉड्यूल तैयार कर लेते हैं। फिर जब हमारा मॉड्यूल तैयार हो जाता है तो हम जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। मतलब एक तो डेवलपमेंट का काम आ गया, डेवलपमेंट के बाद फिर वैलिडिटी का काम आता है। वैलिडिटी का कहने का मतलब होता है कि अब आपको जो है उसको वैलिडिटी करवाना है, मतलब जो भी उस एक्सपर्ट, मान लीजिए जितने भी योगा एक्सपर्ट है, जिसने पहले से अर्थराइटिस पर रिसर्च किया होगा, या जितने भी आपके जो है स्कॉलर्स है, या जितने भी आप लोग एमए कर रहे हैं, जिनको जो यानी तो कोई डॉक्टर्स हो जो एसोसिएटेड हो अर्थराइटिस के, जो स्पेशलिस्ट हो, उनका पैनल हो आपके पास, आप उनको जानते हो, तो उनको जो है अपना डेवलपमेंट जो आपने प्रोग्राम बनाया है ना अर्थराइटिस के ऊपर, उनसे चेक कराना होगा और उनका ओपिनियन लेना होगा, ठीक है, कि सर हम ये दे रहे हैं, आपके हिसाब से किस आसन को रखना चाहिए, किस प्राणायाम को रखना चाहिए, वो लिकेट स्केल पे हम देखते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट आपको ओपिनियन देते कि हाँ ये आसन होना चाहिए, ये प्राणायाम नहीं होना चाहिए, ये मेडिटेशन टेक्निक होना चाहिए। इस हिसाब से जो है आप 10 से 15 लोगों के बीच, या मतलब जितना भी आपकी इफिशियंसी है 40 लोगों के से भी, जितने भी एक्सपर्ट को आप जानते हैं उतने एक्सपर्ट से, 10 से ज्यादा होना चाहिए, उतने एक्सपर्ट से जो है आपको वैलिड कराना है। और उसके बाद जो है हम जो आपको ओपिनियन मिला है, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, उसको जो है लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो बोलते हैं, इसको सीवीआर रेशियो, इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो उस पे जो है हम इस फॉर्मूले को बैठाते हैं और उसके बाद फिर उसका एक रेशियो एक पेपर में रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए कि 26 लोगों से आपने करवाया, 26 लोगों से आपने कराया, और आपका जो लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो है वो आया आपका 0.38। मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो 0.38, तो फिर उसके बाद हर जितना भी आपने आसन दिया है, जितना भी आपने प्राणायाम दिया है, फिर सबका हम जो है एक फॉर्मूला से निकालते हैं और देखते हैं कि 0.38 से जो ऊपर होगा या 0.38 के बराबर होगा, उस फॉर्मूला से निकालने के बाद उसी आसन को हम रखेंगे, उसी प्राणायाम को रखेंगे, उसी मेडिटेशन टेक्निक को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने किया था डेवलपमेंट का, फिर वैलिडेशन का, फिर हम उसका लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो निकाले, फिर एक स्टैंडर्ड निकाले कि उसका सीवीआर रेशियो कितना होना चाहिए, फिर जो है हम फॉर्मूला के थ्रू निकाले कि जो भी आसन में 0.38 से ऊपर होगा या उसके बराबर होगा उसी को हम रखेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं, कोई स्केल डेवलपमेंट होता है, तो हम अपने रिसर्च में इंटर-रेटर रिलायबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप लोग को कोई मॉड्यूल बनाने का मौका मिले या मॉड्यूल पे काम करने का मौका मिले, तो ये ऐसे ही होता है, उसमें इंटर-रेटर रिलायबिलिटी ही हम यूज करते हैं। तो कोई भी आप मॉड्यूल वाला पेपर पढ़ेंगे ना, रिसर्च पेपर देखिएगा, उसमें इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का आपका दिया होगा कि उन्होंने कैसे कैसे किया है, कि उन्होंने डेवलपमेंट दिया है, फिर वैलिडेट करवाया है, फिर उसके बाद फिर लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो के थ्रू जो है उन्होंने रेशियो निकाला है, फिर रेशियो को जो है आप जब वो पेपर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। तो उसी को हम इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं जब भी हम अपने मॉड्यूल पे काम करते हैं तो, ठीक है। तो ये इतना चीज था आपका, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? इंटर-रेटर रिलायबिलिटी में किसी को कोई डाउट है? हेलो।
हेलो, हाँ मैम मैम ठीक है, इसमें समझ में आया सबको कैसे करते हैं इंटरनेट? वैल्यूज देते हैं और हमको कैलकुलेट करना है, ऐसा होता है। सीवीआर, हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेट द उसका सीवीआर। प्रॉपर फॉर्मूला, हाँ हाँ वही फॉर्मूला सब ओके हाँ सब। हाँ, ये लॉसी कंटेंट वैलिडिटी रेशियो है ना, हाँ हाँ सॉरी। तो इसका प्रॉपर आपका फॉर्मूला होता है, ओके। उसी फॉर्मूला के ऊपर जो है आपको हाँ मैम अभी निकाल। ये जो पढ़ा रहे हैं वो सब थियरी व्हिच वी रिक्वायर टू अप्लाई इन द प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये बस आप, हाँ बस ये आप जान लीजिए कि होता हाँ क्या है। हो क्या सकता है। है हाँ फ्यूचर आपको इसमें आ जाए हाँ नेट में, इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे कि वो क्या मतलब आपको हम्म, डेवलपमेंट करना है, आपको वैलिडिटी करना है, आपको सीवीआर निकालना, इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया है कभी। लेकिन हाँ, इस तरह के वर्ड आए हैं आपके कि इंटरनेट रिलायबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप मॉड्यूल वगैरह पे काम करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे कि पहले जो हमने दूसरी बार, जैसे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है ना, क्रॉम्बेक अल्फा, तो क्रॉम्बेक अल्फा किस लिए है कि जो क्वेश्चनियर हम डेवलप करते हैं उसके लिए है। ओके लेकिन जब हम मॉड्यूल पे काम करते हैं, किसी भी योगा मॉड्यूल पे, तो उसमें तो इंटर इंटरनेट रिलायबिलिटी आता है। ओके। ठीक है, किसी को उसमें इसमें कोई डाउट हो? मैम हर एक एक पर्पस के लिए होता है क्या मैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हाँ आपका रिसर्च है, देखिए हमेशा आपका वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, ठीक है, ये आपके रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च कैसा कर रही हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत टाइप के हैं ना। हाँ हाँ या आपका क्वालिटेटिव में भी मैं देखूं तो कितने सारे रिसर्च है, कितने तरह के इससे कर रहे हैं आप। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल में भी देखूं तो उसमें भी टाइप्स है, अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ आपको, ठीक है, वो भी वन टाइप का नहीं है, उसमें भी टाइप्स है। सब टाइप्स हैं। बिल्कुल, तो उसमें जो है आपको अलग अलग जगह पे बेस्ड ऑन कि आपका रिसर्च कैसा है, आप किस चीज पे रिसर्च कर रही हैं, आपका टॉपिक क्या है, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि उसमें कौन सा ये रिलायबिलिटी आएगा, उसमें कौन सा वैलिडिटी आएगा। मैम ये अभी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी मीन्स वो भी योगा मॉड्यूल का है क्या? वो नहीं नहीं, इसमें देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट है, टेस्ट simplest, टेस्ट रिलायबिलिटी जो है ना, सबसे सिंपलेस्ट रिलायबिलिटी है। ठीक है, जिसमें एक ही टेस्ट को हम, इसमें कोई तरीका नहीं है, जैसे कि ओके स्प्लिट हाफ में हमने आधा आधा बांट दिया, ठीक है, क्रॉम्बेक अल्फा में हमने जो है उसको किसी भी तरह से जो है निकाला। तो टेस्ट रिटेस्ट जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ simplest का। रिलायबिलिटी, कि एक ही टेस्ट को जो है हम बार बार कर रहे हैं, उसका कोई तरीका नहीं है, उसी हाँ को हम बार बार कर रहे हैं बस। और वो रिलायबल होना चाहिए एवरी टाइम। बस हाँ, हाँ वैल्यू गिव दैट कंसिस्टेंट वैल्यू। अब बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। हाँ और ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी वो भी क्वेश्चनियर को स्प्लिट करके वो मेथड मींस बिल्कुल वो बिल्कुल, ये रिलेशन। क्वेश्चनियर भी, अभी टाइम है ना? हाँ हाँ टाइम चलिए, है मैम 15 क्वेश्चन, हाँ हाँ, मिनट्स। मैं क्वेश्चनियर भी आपको डिस्कस करवा देती हूँ। मीन्स हर एक एक पर्पस के लिए है वो लाइक। हाँ बिल्कुल, जो है जैसा आपका रिसर्च, इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आपको जानना है उसका आंसर है आपका लिटरेचर रिव्यू। आप जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू करेंगे अपने इस टॉपिक के ऊपर, उतना अच्छा आपको पता होगा कि क्या मतलब जो है हमें करना है अपने रिसर्च में। ठीक है, क्वेश्चनियर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार, एक मिनट में निकालती हूँ क्वेश्चनियर, एक बार मैं ढूंढूं कहाँ पे रखा है मैंने अपने सिस्टम में, फिर मैं आपको क्वेश्चनियर दिखा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे करना है। कि वो दिख उसके साथ हम्म, किया तो अच्छा दिमाग में बैठता है कोरिलेशन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। क्वेश्चनियर, एक मिनट दीजिए मुझे बस, मैं अपना ही क्वेश्चनियर आपको दिखाती ओके हूँ। हाँ हाँ टेक योर टाइम। हम्म। बाकी कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? देखिए डेली पर ये रिसर्च, जब तक डेली आप टाइम नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा आपको, मैं बार बार कहती मैम हूँ। ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो एक बार आप बताइएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी मैं फिर से बता दूं, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चनियर डिस्कस कर लेती हूँ कि जी क्वेश्चनियर का, उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ वापस से। ठीक है, बस एक बार मैं इसको निकाल लूँ क्वेश्चनियर को।
चलिए मिल गया मुझे, शेयर करिए। स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ मैम, यस, बट इट्स नॉट दैट क्लियर, थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, आई थिंक। अच्छा मैम, हाँ, या अभी सही है? हाँ, नाउ इट इज फाइन। नो, नाउ इट्स टू मच। हाँ, दिस इज, नॉट इज फाइन। या नाउ इट इज फाइन। ओके, अब देखिए ये क्या है कि इसे डेवलप किसने किया है, यहाँ पे लिखा हुआ, छोटा सा लिखा हुआ, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि डेवलप बाय डॉक्टर रॉबर्ट एल स्पिचर, जैन BW विलियम्स, ये रिसर्चर के नेम है, विद एन एजुकेशनल ग्रांट फ्रॉम फाइजर, नो परमिशन रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस, ट्रांसलेट, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट। देखिए क्या होता है कि जब हम स्केल यूज करते हैं, जैसे कि मेरा एज ग्रुप, मेरा जो सैंपल का एज ग्रुप था वो 13 to 17 ईयर्स था, ठीक है। तो 13 to 17 ईयर्स में हम जब भी किसी का क्वेश्चन यूज करते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो फ्री क्वेश्चन है या पेड है। बहुत सारे रिसर्चर क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन, अगर आप उनके क्वेश्चन को यूज करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ता है उनको, वो फ्री नहीं होता है। अगर आपने यूज कर लिया और आपने उनको बताया भी नहीं, तब तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी फिर, ठीक है, ये भी है। तो हमें क्या होता है, परमिशन लेना पड़ता है बहुत 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 बारी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेट, डिस्प्ले, नो परमिशन रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस, ट्रांसलेट, डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ लिखा हुआ है ना कि इनसे, इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए हम लोग को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेट भी करते हैं, मान लीजिए मैंने कर्नाटक में किया था तो बच्चे वहां पे बहुत सारे कन्नड़ जानते थे, ठीक है, कन्नडा जानते थे, उनको इंग्लिश बहुतों को नहीं आती थी, तो मैं अगर इसको ट्रांसलेट भी कर लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इस क्वेश्चन को हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये नापता क्या है, इसको बोलते हैं गेट 7, ठीक है। ये है एंजाइटी के लिए स्केल। इस स्केल से हम लोग एंजाइटी नापते हैं, जितने भी बच्चे हमारे 13 से 17 साल के होते हैं ये उनके लिए है, ठीक है।
ठीक है। गेड होता है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चनियर यही है, मैंने आपसे बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल, योगा देने के बाद यही है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कि उसकी एंजाइटी की लेवल कितनी है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि ईस्टर्न जो साइकोलॉजी है आपका योगा है, तो क्वेश्चनियर हमें यही यूज करना होता है। ठीक है, तो एंजाइटी के लिए हम क्वेश्चनियर यूज कर रहे हैं, और इसमें जो आपको बहुत देर तक टाइम नहीं देना इस पे, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि फीलिंग नर्वस एंजियस और ऑन एज, अब हम सोच रहे हैं कि इसमें नॉट एट ऑल लिखे, सेवरल डेज लिखे, मोर देन हाफ डे, मतलब इसमें सोचना नहीं, जो आपके मन में पहले आया बस आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि ओवर द लास्ट 2 weeks हाउ ऑफन हैव यू बीन बॉदर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो इट मींस क्या है, गेट 7 जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी क्वेश्चनियर में 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसीलिए इसको गेट 7 बोलते हैं। गेट का फुल फॉर्म होता है GAD, मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जो बच्चों को हम ये नापते हैं, और ये क्लिनिकली प्रूवन है, ये जो हमारा स्केल है ना, ये आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो मोस्टली ऐसे ही स्केल्स यूज करेंगे वो भी। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये अनसीन वेरिएबल है, हमें नहीं दिख रहा है कि हमें कुछ, हम इसको आप जब भर लेंगे तो उनको पता लगेगा कि आपको कितना लेवल की एंजाइटी है ना। तो इसमें जैसे 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, गेट 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इस क्वेश्चन पे कभी ना कभी किसी ने तो रिसर्च किया है, रिसर्चर का नाम नीचे लिखा हुआ है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये सारे आपके क्वेश्चंस एंजाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको लिकट स्केल बोलती हूँ ना, यही है आपका लिकट स्केल। नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन हाफ ऑफ द डेज, नियरली एवरी डे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वालिटेटिव है, अगर आप ऐसे लेते हैं तो क्वालिटेटिव है। लेकिन आप देखिए, नोटिस कीजिए कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं, अगर आपने लिखा है नॉट एट ऑल, तो इसका मतलब आपका जो स्कोरिंग कितना आया, 0। सेवरल डेज, आपका स्कोरिंग कितना आया, 1। मोर देन हाफ ऑफ द डेज, आपका स्कोरिंग कितना आया, 2। नियरली एवरी डे, तो आपका स्कोरिंग कितना आया, 3। तो इसमें कहते हैं कि जितना आपका हायर स्कोर होगा उतना ज्यादा आपका एंजाइटी लेवल होगा। हायर द स्कोर, एंजाइटी विल बी मोर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें 7 क्वेश्चन है और 3 नंबर सबसे बड़ा है, तो इसका हाईएस्ट नंबर कितना होगा, इस क्वेश्चन में हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी कितना होगा, 7 मीन्स 4 ना, 4 ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस है मैम यहाँ पे, 0 1 2 3, ये स्कोरिंग है, हम इसी से स्कोर निकालते हैं। आपने टिक कर दिया नॉट एट ऑल, 3 नंबर, नियरली एवरी डे इज 3, हाँ 3 नंबर। लेकिन इसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, कोई 3 नहीं होगा ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 क्वेश्चन है ना इसमें। ओके 7 क्वेश्चंस आर देयर, हाँ Okay, 7 questions are there na, so you have to multiply 7 into 3. 7 into 3 is equal to 21. तो जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो क्या होगा, 21। अगर आपको मान लीजिए कि स्कोर आपका 21 आ गया किसी को, कोई ऐसा पर्सन है जिसने लिखा नियरली एवरीडे, नियरली एवरीडे, नियरली एवरीडे, नियरली, तो हायर द स्कोर मींस मोर एंशियस, मोर एंशियस, मोर एंशियस में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो क्या होगा, 21। आ रहा है समझ में आप लोग को, नाउ आई गेट इट। ठीक है, तो हम इसको क्वांटिटेटिव ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए, ये क्वालिटेटिव है, फीलिंग नर्वस, एंसियस और ऑन एज, नॉट बीइंग एबल और स्टॉप और कंट्रोल वरिंग। ठीक है, अगर अब किसी ने ये लिख दिया कि सब सारे दिन ही होते रहता है, एवरीडे उनका यही हाल है, ये सब कुछ जो है उनको एवरीडे होता है, तो उनका हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब आपको क्लिनिकली चेक कराना होगा उस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चे का है, ये 13 से 17 साल तक के लिए है ना। ये क्वेश्चनएयर हम जो बच्चे हैं उन पे यूज करते हैं, आपको अपने पे नहीं यूज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपके लिए अलग ये क्वेश्चनएयर होगा, वो आप चेक कीजिएगा जब गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, तो अपने एज के हिसाब से आप सर्च कीजिएगा कि आपके लिए कौन सा गेट स्केल जो है परफेक्ट है। मैम इतने ही क्वेश्चंस होते हैं क्या, 7? हाँ, इसमें 7 क्वेश्चंस है ना, इसीलिए इसको गेट 7 बोला गया। देखिए 7 क्वेश्चंस है टोटल इसमें, अभी मैं बताऊंगी नीचे, अभी जितना मैं बता रही हूँ उतना ही देखिए।
तो अभी 7 क्वेश्चंस नीचे है, तो इसीलिए इसको गेट 7 बोलते हैं। ठीक है, स्कोरिंग यही लिकेट स्केल है, नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन, लिकेट स्केल में बताती थी ना, यही है लिकेट स्केल। इसी लिकेट स्केल को हम स्कोरिंग करते हैं। अगर जैसे किसी ने लिख दिया, आप लोग निकालिए अपना, चलिए ये मतलब बच्चों के लिए है, लेकिन आप निकाल के देखिए, और सेम जो आपका रिजल्ट होगा, टाइम नहीं देना है आपको, आपने पढ़ा ये चीज और आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो जितने आपकी स्कोरिंग आएगी उस स्कोर के हिसाब से जो है आपको एनसीएस लेवल कितना है बच्चे का, वो हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये एंजाइटी स्केल है। यही आपको जो है, मैंने कहा था ना कि हर क्वालिटेटिव डेटा को भी हमें क्वांटिटेटिव बनाना पड़ता है, तो यही हम स्कोरिंग करके क्वांटिटेटिव बनाते हैं। ठीक है, कभी हम इंटरव्यू भी लेते हैं ना, तो हमें ये स्कोरिंग करना होता है, 0, 1, 2, 3। तो किसी में क्या होता है, हायर स्कोर जो है हायर एंजाइटी लेवल को दिखाता है, और किसी में जो है लोअर स्कोर जो है मतलब रिवर्स भी होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हायर ही जो है आपको हायर लेवल दिखाएगा। वो स्कोरिंग अपने ऊपर बेस्ड रहता है कि रिसर्चर ने स्कोरिंग कैसे किया हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसी में मान लीजिए कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं हाफ में। जैसे मान लीजिए कि 7 स्केल है, तो इसको हाफ में हम कर देते हैं। 3 यहाँ ले लेते हैं और 4, 5, 6 नीचे ले लेते हैं 7। मतलब 7 है तो 4 और 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 और 3 में जब हम इसको डिवाइड करके हर क्वेश्चन एयर को, मतलब इसका रिलेशन किससे निकालेंगे, एंजाइटी से, है ना। तो एंजाइटी से निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि स्प्लिट हाफ का मतलब यही है कि इसको हाफ में बांट दिया और हर क्वेश्चन एयर को हम चेक कर रहे हैं कि एंजाइटी से इसका कोई रिलेशन तो नहीं है। मैम इसमें अभी आई हैव पुट द नाउ 1 to 7 questions are there. Okay. For question 1 0, for question 2 1 3. So I have a column of 1 column of values, 7 values. Okay. So should I sum that 1 2 3 4? हाँ, you can. Okay. If you did this ना, if you did this, then Yeah. you can score. I got sum 4. हाँ, तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप सब में लगा दीजिए, आप में एक ही ऑप्शन चूज करना है, यानी वही either it is 0 or 1. करेक्ट। फिर आफ्टर दैट आपको अपना स्कोर देखना है कि हाउ मच स्कोर यू। Okay, 4. Summation is 4. That is less than half of means 7 questions है और ऑप्शंस 4 है ना। तो मेरा समेशन 4 आ गया। इट इज नॉट दैट एंशियस, वेरी लेस ना। हाँ, लेस। लेकिन मैम ये बच्चों के लिए है, दिस इज स्केल। I understood, but how to calculate? Calculate. You should first fill one column you get of 0, 1, 2, 3, any values. Right? 0 और हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वो नंबर एंट्री करेंगे, बिल्कुल। फिर समेशन करेंगे, फिर समेशन करेंगे कि आपका स्कोर कितना आया। और जब आप इस क्वेश्चनएयर को देखेंगे ना मैम, जब जो इस पे रिसर्च हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आप कितने पे नॉर्मल हैं, कितने पे लो है। वही 4 आया तो कितने से लेस आया तो इट इज नॉट दैट एंशियस, लाइक दैट ना। करेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। तो ये जो है आपकी रिलायबिलिटी, जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है या क्रॉम्बेक अल्फा है, तो कोई भी स्केल का आप देखेंगे तो ये लिखा होगा, और ये ऐसे ही हम देखते हैं, ये ऐसे ही होता है। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ, आ रहा है समझ में सबको? इधर 8th भी एक क्वेश्चन था। मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सबको समझ में। देखिए यहाँ सम लिखा हुआ है ना कि टोटल सम स्कोर कितना आया आपका। 4 आया, लिखना है। ठीक है, देखिए 8 है, 8 ये अलग से है कि हाउ डिफिकल्ट हैव दिस प्रॉब्लम मेड इट फॉर यू। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब ये प्रॉब्लम जो है इसे पूछ रहा है कि कितना डिफिकल्ट है आपके लिए प्रॉब्लम, कि डिफिकल्ट ही नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वेरी 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 डिफिकल्ट है। तो ये अलग से क्वेश्चन है। जो आपकी स्कोरिंग हो रही है ये 7 क्वेश्चन हो रही है। ठीक है, ये बस पूछा गया है कि आपके लिए ये भी एंजाइटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन, लेकिन ये 7 क्वेश्चंस का फीडबैक है आपका। बट दिस इज सेपरेट, ये इसका इट इज सेपरेट, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर 7 क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये आपसे जो है ये स्कोरिंग जो है, जो भी आपका सब आएगा, 0 पहले में 0 आएगा या पहले में 3 आएगा, आप लोग जो है इसको क्वेश्चन एयर को करके देखिए। ठीक है, करने के बाद फिर जो है
और लास्ट 2 वीक का ही बोला गया है यहाँ पे कि लास्ट 2 वीक में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फीलिंग नर्वस, एनसीएस और जो है, तो ये आपका लास्ट 2 वीक्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके घर में बच्चे हैं 13 से 17 साल के, तो आप उन बच्चों से ये करवा सकते हैं, और ये वैलिड है, ये एक वैलिड सोर्स ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये, तो उसमें से आपको पता लगेगा कि बच्चे का जो है एंजाइटी लेवल क्या है। आप आज करके देखिए, उसके बाद फिर नेट एग्जाम देने के पहले देखिएगा, उस समय मत देखिएगा, मैं बस ऐसे मजाक कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा देखना नहीं चाहिए, बस आपको आना चाहिए कि एज ए रिसर्चर ये कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी की क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है ये कि नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन हाफ ऑफ द डेज, नियरली एवरी डेज, जो भी आपका है। मान लीजिए आपका 0 आ रहा है तो यहाँ पे स्कोर आपका 0 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ मान लीजिए आपका 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 हो गया, ऐसे करके हमने देखा। और लास्ट में फिर 7 क्वेश्चंस का हमने सम कर लिया, फिर हमारा सम कितना आया, ठीक है। फिर इस सम से फिर हम पता लगाते हैं कि हमारा एंजाइटी लेवल क्या है। आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो ये लोग भी यही यूज करिए, मुझे निमांशु सर ने दिया था, ठीक है। तो ये भी जो है वहां पे आपका मतलब ये वैलिड है आपका यूज। मैम आपने निमांशु से किया था आपका पीएचडी? नहीं, मेरे को-गाइड, हाँ, मेरे को-गाइड वहां से है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो ये जो है आपका ये तरीका यही होता है, आपका यही क्वेश्चनियर है, यही लिकेट स्केल है, ये स्कोरिंग है, और इसी स्कोर का आपको टोटल करना होता है। मैं ग्रुप पे एक आपको डिप्रेशन का भेजूंगी, आप लोग करके, हालांकि वो भी बच्चे का ही है, बड़ों का नहीं है, ठीक है। PHQ 9 बोलते हैं उसको, उसमें 9 क्वेश्चनियर होंगे। तो आप एक बार उसको करके देखिएगा, और अपना मैं आपसे स्कोर नहीं पूछूंगी, लेकिन अपना एक बार करके देखिएगा। वो बच्चों के ऊपर है, वो भी बच्चों के ऊपर है, वो 18 ईयर्स तक के लिए है, ठीक है। यानी तो इसी को मैं भेज दूंगी, इसी पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आ रहा है सबको समझ में? हाँ मैम, ये हो गया, आप वो भेज दीजिए PSQ 9। अच्छा, PHQ 9 भेजती हूँ। ये इधर ही हो गया ना, वी कंप्लीटेड दिस डिस्कशन। ओके, तो ये सबको समझ में आया ये क्या है? हाँ मैम, ठीक है। चलिए, तो क्लास आज हम यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास से। हाँ, I have my one question. I'll try to search and bring it in the next class. ओके। चलिए, फिर क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, और फिर क्लास करते हैं, ठीक है। ओके, Thank you, ma'am. Bye. बाय।